वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर मैंने बताया है कि क्लास 6 to 12 और इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो मटेरियल्स है प्रोवाइड की जाएगी। फुल पैकेज, फुल पढ़ाई प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर। और इसी सीरीज में आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसमें चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स, ठीक है, क्लास 9th का है। ऑलरेडी हमने इंफॉर्मेशन सारे बोर्ड पर शेयर कर दिया है और इसके साथ हम आप लोगों को सारा जो इकोनॉमिक्स है, जिस चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। देखिए, आपको जैसे स्टूडेंट्स बताए हैं इस तरह से, इसलिए हम लोग बाईलिंगुअली इंग्लिश में भी समझा रहे हैं, जहाँ जरूरत होगा इंग्लिश में भी करेंगे, समझाएंगे आप लोगों को, ताकि आप इजीली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उसे आप समझ पाएं। बाकी चैप्टर बहुत ही ल्यूसिड और सिंपल हो जाएगा। ऐसे ऑथर्स ने भी, क्योंकि बहुत रिसर्चर्स हैं जिसने इस बुक को ऑथर किया है, और उन्होंने भी बहुत इसको इजी और सिंपल बनाने का प्रयास किया है। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जो भी इसमें कंटेंट है वो आपके सामने ल्यूसिड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए। तो सबसे पहले ये बता रहा है, ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये बता रहा है कि हम पीपल को रिसोर्स के रूप में समझे। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जनरली हम लोग रिसोर्स मतलब नेचुरल रिसोर्स समझते हैं, अभी तक जो हम लोग जूनियर क्लासेस में रहे हैं या बचपन में रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्स क्या है? द नेचुरल रिसोर्स आपका, जैसे समझिए कि कोई फ्यूल है, कोल है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इसके अलावा भी सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड बहुत सारे ये सारे चीज़ जिनसे हम वेरियस एक्टिविटीज़ को इजी कर सकते हैं, यार हमारे लाइफ को वो इजी बनाते हैं और हमें तरह तरह से इकोनॉमिक इन्हांसमेंट में मदद पहुंचाते हैं। तो देखिए, आगे हम देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, ये आपका चैप्टर जो है मतलब पीपल एज रिसोर्स, ये सबसे पहले व्हाट इट ट्राइज टू से दैट लेट्स कंसीडर, और दिस चैप्टर कंसीडर्स पॉपुलेशन एज एन एसेट। व्हाई एसेट? rather than a liability, it considers population as an asset। अब देखिए कि ये एसेट का क्या मतलब हुआ, क्यों ये एसेट कह रहा है और कैसे पॉपुलेशन को एसेट बनाया जा सकता है। जो हमारे बिहार का देखिए पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, हम हर स्टूडेंट्स फील कर सकता है इस बात को, ये तो बोलने की बात है नहीं। इंडिया के जो नदर्न पार्ट है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अभी चूंकि सारा जो वर्कफोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको रिसोर्स ही है, पीपल जो है वो स्किल्ड नहीं हो पाया है। इस वजह से दिक्कत है, इस वजह से हम वी आर फीलिंग एग्जॉस्टेड और वी आर फीलिंग लैगिंग बिहाइंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो अब एसेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपका ये जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के बाद ये जो सेकेंड चैप्टर आपको बताया जा रहा है कि पीपल एज रिसोर्स, ये क्या कह रहा है कि 3 types of investments it considers or it suggests 3 types of investment। what are they? ये कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं? तो एक एजुकेशन के रूप में बता रहा है, दूसरा क्या है ट्रेनिंग के रूप में बता रहा है, और तीसरा क्या है हेल्थ केयर के रूप में बता रहा है। अब भी हर स्टूडेंट जो भी इस बात को सुन रहे हैं, जो भी इस चैप्टर को देख रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो इस बात को इजीली समझ सकते हैं। आप अपने आप को अगर बचपन से ट्रेस आउट कीजिए तो देख सकते हैं कि अगर आप के प्रॉपर न्यूट्रिशन का, आपके प्रॉपर हेल्थ केयर का ध्यान दिया जाए, आपको चीज़ों को प्रॉपर रूप से समझाया जाए, स्किल किया जाए, ट्रेन किया जाए, एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, बढ़िया लेवल का एजुकेशन दिया जाए, तो डेफिनेटली अच्छे से भारत के टॉप लेवल के सीईओज जो कि यूएसए में हैं, आप जानते हैं, सुंदर पिचाई या सत्या नडेला है, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं यूएस वाइस प्रेसिडेंट, वो भी इंडियन ओरिजिन के रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, ब्रिटिश पीएम जो है, ये सारे सब लोग इंडियन ओरिजिन से ही रहे हैं, और इंडिया से जाकर इन्हें क्या मिला? इन्हें हेल्थ केयर मिला, इन्हें न्यूट्रिशन मिला, इन्हें ट्रेनिंग मिला, स्किल मिला, एजुकेशन मिला, और इस तरह से क्या हो पाया? इस तरह से एक ये बेटर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आ पाए एट द वर्ल्ड फोरम, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो देखिए, आपका चैप्टर ये सबसे पहले ये बता रहा है कि जब अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए हम लोग हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में, ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है इसको स्किल कहिए,
तो ट्रेनिंग मतलब स्किल, अगर इसको स्किल इम्पार्ट किया जाए स्टूडेंट्स को, तो ये क्या होगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। हर ह्यूमन बीइंग क्या होगा, प्रोडक्टिव हो पाएगा। प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए तो ऐसा हो पाएगा। और देखिए आपका जो ये चैप्टर है, जो सेकेंड चैप्टर है आपका पीपल एज रिसोर्स, ये कहता है, और ये 2 पैरेलल स्टोरीज ये स्टार्ट करता है, और इस स्टोरीज के थ्रू आपका सारा का सारा चैप्टर ये डील करता है। देखिए क्या करता है। ये सबसे पहले क्या बता रहा है कि देयर वर 2 फ्रेंड्स हु वर दे, साकाल एंड विलास। ओके, दे वर लिविंग इन द विलेज ऑफ सेमापुर। सेमापुर विलेज में ये दोनों दोस्त रहते हैं। जो साकाल है 12 ईयर ओल्ड बॉय है, और विलास जो है 11 ईयर ओल्ड है। ये दिया हुआ है। $11 year old। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बताता है, दोनों का पैरेलल कंडीशन समझाया है इस चैप्टर में। आप लोग पीपल एज रिसोर्स में इसने बताया है। जब ये आपको समझा रहा है तो कुछ चीजें ये क्लैरिफाई किया है। इससे पहले एक टेबल में आप लोगों को पेज, जो शुरुआती पेज है, इसी में इसने बताया है कि इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक आप जान रहे हैं, आपके इसमें एक बॉक्स बनाकर दिया गया है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, एक क्या दिया है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन चीज में हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे ये हुआ कि जो फूड ग्रेन्स थे उनके प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मैनीफोल्ड, और हम सेल्फ सस्टेनेबल हो गए। सेल्फ सस्टेन होने के बाद हमने अदर फील्ड्स में अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए, इट वाज अ बूम फॉर इंडिया, और ये हुआ 1960s में, 66-67 के आसपास में ये हुआ है, और ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसमें टेबल में एक और चीज बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो आज जो हम विटनेस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब चैनल है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ, और IT रेवोल्यूशन इज ऑल्सो दैट इनकम्पसेस दिस मीडिया थ्रू विच वी आर इंटरेक्टिंग। तो जो दूसरी चीज हुई वो रिसेंट हुई, 90s में हुई, और 2000 में ये और बढ़ते गए, और आज समय में और बढ़ते जा रहा है। और ये दूसरा क्या है, IT रेवोल्यूशन। ये 2 बूम हुआ है इंडिया में, IT रेवोल्यूशन। एंड सो ऑन। ठीक है, और अभी भी कंटिन्यूड है। आज इंडिया में हम देख सकते हैं कि कितने यूथ हैं, कितने इंपावर्ड यूथ हैं, डिजिटली कितने इंपावर्ड हैं। और आज आप लोग भी, ये कहने की बात नहीं है, आप अपने में खुद ही फील कर सकते हैं कि आज हमारा जो यूथ पावर है वो कितना इंपावर्ड है, डिजिटली कितना मोटिवेटेड है, सारे पॉपुलेशन इसके लिए कमिटेड है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होता है, आपका जो चैप्टर है ये शुरू करता है। ये हमारा 2 लोगों का, जैसे हमने बताया कि साकाल और विलास के स्टोरी। इसने क्या बताया है, इसे ये बता रहा है कि जो साकाल है एक लड़का जो 12 इयर्स ओल्ड बॉय है, और विलास 11 ईयर ओल्ड बॉय है। ठीक है, ये विलेज सेमापुर में है। तो ये क्या करें, इनके पिताजी, फादर हैं साकाल के, बूटा चौधरी। ठीक है, ये वर्कड इन एग्रीकल्चरल फील्ड एंड लुक्ड आफ्टर द फैमिली। मतलब एक सिंपल वर्कर है जो कि एग्रीकल्चर का वर्कर है, फार्मर है, और उससे अर्निंग जो आ रही है उससे फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, मदर क्या है, मदर शीला है, और शीला ये क्या करती हैं, लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स, जो भी डोमेस्टिक वर्क्स है परफॉर्म करती हैं, बच्चों को अपब्रिंगिंग में अपना मदद करती हैं, और उस तरह से ये परिवार आगे बढ़ रहा है। और ये केवल साकाल ही इन मदर फादर के बच्चे नहीं है, इसके 2 और बच्चे हैं। एक यंगर ब्रदर है जिसका नाम जीतू है, और यंगर सिस्टर है जिसका नाम सीतू है। तो अब देखिए साकाल का उम्र ही 12 ईयर ओल्ड है, तो भाई या बहन सब छोटे ही हैं, 12 ईयर से सब छोटे ही हैं। तो अब हम बात करेंगे इसका आगे, कुछ कोनोटेशन है, कुछ यूसेस है, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, एज के कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना है। आगे ये आपका चैप्टर डील करेगा। चूंकि ये इकोनॉमिक्स है तो हर एस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स की तरफ इंडिकेशन करेगा, बताएगा। देखिए क्या होता है, जो फादर हैं साकाल के, वो जो बूटा चौधरी हैं, ये बार बार ये सब नाम आते रहा है आपके चैप्टर में। ठीक है, इसलिए इसका प्रॉपर एक चार्टिंग कर दिया गया है और यहाँ बता दिया गया है।
देखिए ये क्या कहता है कि बूटा चौधरी हैं, अपने बच्चे इनका जो लड़के हैं साकाल मेरिटोरियस हैं, लेबोरियस हैं, अच्छा हार्ड वर्किंग है और मोटिवेटेड है और वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करने का। तो बस बूटा चौधरी ये देख कर क्या करते हैं, इसे प्रमोट करते हैं और वो उसको मोटिवेट करते हैं कि आप वोकेशनल कंप्यूटर कोर्सेज के लिए जाइए। ठीक है, इससे क्या होता है, सकाल तो मेरिटोरियस था ही, अच्छा था ही, ये जाकर मेहनत किया और मेहनत करके कंप्यूटर कोर्स करने के बाद वो डिजाइंड एक सॉफ्टवेयर, इतना अच्छा प्रोफिशिएंसी हो गया कि ही डिजाइंड अ सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया कि जो एक प्राइवेट फॉर्म जो उसने ज्वाइन किया वहाँ का क्या हुआ, वो इंक्रीज किया सेल ऑफ द फॉर्म, जो प्राइवेट फॉर्म वो ज्वाइन किया था उसका सेल बिक्री को बढ़ा दिया। और इससे क्या फायदा हुआ कि दैट द फॉर्म ऑनर दैट एक्नॉलेज हिज सर्विस, that the former owner acknowledged the service of the Sakal and hence he got rewarded with promotion and he started earning a handsome amount of money and hence his life prospered and also the family altogether prospered. अब देखिए एक तो ये है साकाल की स्टोरी है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या होता है, विलास, जो उसका दोस्त जो 11 साल का बच्चा है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है देखिए, और ये बता रहे हैं कि आपको हमने बताया यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हेल्थ केयर में ही न्यूट्रिशन इसी में है, ट्रेनिंग वाले स्किल है और एजुकेशन, ठीक है। तो इस बच्चे को तो हालांकि ऑल्दो शुरुआत में पुअर कंडीशन में, लेकिन बाद में इसको सब कुछ धीरे धीरे अकम्प्लिश हो गया। लेकिन इस बच्चे के साथ क्या हुआ, विलास के साथ, जो कि 11 ईयर ओल्ड बॉय है, इसके साथ क्या हुआ कि इसके फादर जो है फिशिंग का एक्टिविटी करते थे, लेकिन 2 साल का जब ये था विलास, तभी उसके फादर डाइड ऑफ सम डिजीज एंड अब उसका तो इकोनॉमिक कंडीशन वीकेन हो गया। तो उनकी जो माता है विलास की, जिनका नाम है गीता, शी स्टार्टेड अर्निंग। हाउ शी स्टार्टेड अर्निंग? बाय सेलिंग फिश and she could earn only a meager amount. What was that? Only rupees 150 per day. This was very meager amount. और इस तरह से वो प्रॉपर रूप से अपब्रिंगिंग नहीं कर सकती थी। और क्या हुआ आगे चलकर, क्या हुआ कि जब इनका कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सही नहीं रहा होगा तो क्या दिक्कत हुआ कि ही कॉट ऑर्थराइटिस। अब ये ऑर्थराइटिस हो गया, ये तो चलिए न्यूट्रिशन का लैक रहा, हेल्थ केयर का, लेकिन चूंकि पैसा कम है तो वो इलाज भी नहीं करा पाए। ये केवल गीता है, महेश तो ऑलरेडी ही डाइड ऑफ द डिजीज। अब ये नहीं करा पाई और इससे क्या हुआ कि इनका कंडीशन और डिटेरिएट होते चला गया। ये पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे पाया, नहीं पढ़ पाया और ये जब इन्हें अपने माता के ही केवल साथ देने लगे, जो गीता है उन्हीं का साथ देते थे। और इससे क्या दिक्कत हुआ कि आगे चलकर इनके पास अर्निंग का कोई अच्छा सोर्स नहीं हुआ, ना ही ये स्किल नहीं कर पाए। जैसे ये वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स किए, ये कोई अदर स्किलिंग वर्क नहीं कर पाए। अब इससे दिक्कत ये हुआ कि जब इनकी माँ आगे बीमार पड़ी तो कोई देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर, ही वाज द ओनली एंड हेंस ही हैड टू अर्न, सो ही स्टार्टेड ओनली सेलिंग फिशेस। और अब इससे क्या हुआ कि वो भी मात्र एक मीगर इनकम में ही होकर रह गए, अर्न करके रह गए, ये जो विलास थे। और इनका लाइफ जो कि प्रोस्पर कर सकता था अगर इनके पिताजी रहे रहते, प्रमोट अगर इनको जिस तरह इनको मोटिवेट किया गया, इन्हें भी मोटिवेट किया गया रहता, प्रॉपर इनके हेल्थ केयर किया गया रहता, तो आज ये भी साकाल की तरह विलास भी प्रॉस्पर कर किए गए रहते और एक अच्छा प्रोस्पेरस लाइफ जी पाए रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये बता रहा है कि देखिए कि अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स का, न्यूट्रिशन जो हेल्थ केयर में इम्बेडेड है, अगर इनका ध्यान दे, स्किलिंग का ध्यान दे, एजुकेशन का ध्यान दे, इस पर इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या होगा, हम कल आने वाले फ्यूचर में हम एक प्रोस्पेरस लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारा चैप्टर कहते हुए आगे बढ़ता है और ये बताता है कि किस तरह से इन दोनों फैमिलीज, इन दोनों दोस्तों के बारे में ये बताया है एग्जैक्ट हमने जो आपके सामने जो डील किया है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वीमेन। अब आपके इस चैप्टर्स में क्या हुआ है कि बहुत सारे कंपेरिजन्स भी हैं। आपको हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ नोट डाउन किया है और हम चाहें कि आपको वो सब बताते चलेंगे। तो देखिए अब चैप्टर्स में क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। देखिए
हम आप लोग पुराने ज़माने में देखते होंगे कि बहुत लोग ज़मीन खरीदने में या कोई भी अदर कैपिटल चीज़ खरीदने में लगे रहते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, कोई मशीन खरीदने में या कुछ खरीदने में। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो भी इंटेलिजेंट है, विजडमफुल है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, स्किलिंग, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने में ध्यान देते हैं। वही आपका चैप्टर भी कह रहा है। सो आपने पूरी तरह से ये इन जिस्ट में यही सारी बातें ये कह रहा है कि इसका अगर ध्यान दिया जाए तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग कल के डेट में ये कोई भी आप लोग या कोई भी बच्चा ऐसा बन सकता है। ठीक है, इसके बाद सेम बात को रिपीटेटिव वे में कहा गया है कि कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हाइजीन वही हुआ, साफ सफाई अच्छा है, कैसे हम प्रॉपर हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका चैप्टर क्या बता रहा है, ये देखिए, इसके बाद ये एक मेन चीज़ बता रहा है कि जो पूरी इकोनॉमी है उसमें मेनली क्लास 9th में अभी समझने के लिए आगे जाएंगे तो इसको और भी होता है, क्वार्टरनरी, क्वीनरी आगे होता है, लेकिन ये एक ओवरऑल एक अच्छा डिवीजन है और आप लोग को पहले क्लास 9th में इस पर ध्यान देना है। वो क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक सेक्टर्स में ये क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर्स में ये मेनली 3 सेक्टर्स पर बता रहा है जो आप लोग क्लास 9 तक है जानना। ये क्या है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत आसान है। प्राइमरी मतलब जो कि हम लोग बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी से कर पाए। बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, जिसमें कोई एक स्टेज से दूसरे स्टेज में प्रोसेसिंग ना होता हो। मतलब क्या, तो देखिए एग्रीकल्चर सिंपली जब हम खेत में करते हैं तो खेत में बुआई करते हैं, उसको प्लॉइंग करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ सब लोग मिल्क का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री, या तो काउज हो गए, बफेलो हो गए, या बी हो गए, अगर हम उसमें हनी निकालते हैं तो बी, या हॉर्टिकल्चर, कोई भी तरह का फ्रूट्स का प्रोडक्शन या वेजिटेबल का प्रोडक्शन, ये सारा जो बेसिक एक्टिविटीज़ है जिनके लिए हमें कोई प्रोसेसिंग ना हो, जो प्राइमरी लेवल पर हो, इनको प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर एसीसी, सेकेंडरी सेक्टर एसीसी करके डॉट कर दे रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर एसीसी करके डॉट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो आप ये तो समझ गए जो कि बेसिकली जो प्रोसेस नहीं किया जा रहा अगले स्टेज में, तो ये है। और अगला ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग, ये आप समझ गए। अगर हम क्या करें कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आप समझिए कि हम कॉर्न है या वीट है, अगर उसको प्रोसेस करके कुछ कोई कंपनी में कोई फैक्ट्री लगा करके उसको प्रोसेस करके हम पॉपकॉर्न या कहिए कि उससे ज़्यादा चिप्स बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुछ प्रोसेस किया जा रहा है। या अगर रॉ फॉर्म में आयरन निकले, ठीक है, उसको आयरन में मेल्ट करके उससे हम लोग क्या बनाते हैं, कोई फर्नेस बना दे बड़ा सा, या कोई आयरन का आप देखते हैं ट्रक का बॉडी बना दे, या स्टील से कोई स्टील का यूटेंसिल्स बना दे, सब में आयरन का यूज है। ये सब क्या हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो कि आयरन क्या प्रोसेस हुआ, सेकेंडरी स्टेज में गया, प्योर आयरन का यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, प्योर मिट्टी का यूज है, मिट्टी है उसी में बीज डाल दिए, वहीं से पनप गया है। यहाँ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल है उसी को खिला करके दूध उसी के से निकाल रहे हैं, बी है वहां से ही बीज आ रही है, वो बस कोई नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा चीज आप याद रखिए, क्योंकि सबके घर बनता है, सब में स्टील लगता है, तो आयरन जो रॉ मटेरियल के रूप में जो क्या मिलता है, तो हम अगर लिखेंगे यहाँ पर तो ट्रक बॉडी कह दें, बस का बॉडी कह दें, ये तो बहुत सारा चीज हो सकता है जो भी आप प्रोसेस करके बनाते हैं। मतलब वो अपने
डायरेक्ट नहीं मिलता है अर्थ से, या नेचुरली जो डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो बहुत सारा कुछ इसमें। स्टील यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, सो मेनी, ठीक है। तो ऐसा चीज हो गया। अब देखिए, अब टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। टर्शियरी सेक्टर क्या है कि जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या क्या है, तो जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, तो घूमने जाते हैं तो कोई आपको गाइड वहाँ रहे, तो टूरिज्म में जो भी आप, कोई कंपनी कहती है कि आपको हम टूर कराएंगे, कहाँ, तो कहीं केदारनाथ का, कहीं आपको जोधपुर का, कहीं जयपुर का, कहीं तिरुपति का, कहीं सदर्न इंडिया का, कहीं वेस्टर्न इंडिया का, कहीं अलग अलग जगहों का, जम्मू कश्मीर का, कश्मीर वैली का, जगह जगह माता वैष्णो देवी, या बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में, ठीक है। तो अगर कोई करे तो ये टूरिज्म क्या हुआ, ये टर्शियरी सेक्टर हो गया टूरिज्म। वो आपको वहाँ सर्विस देते हैं, ले जाते हैं, आपका टेक केयर करते हैं, और इसके लिए आपको पे करते हैं, तो वो टूरिज्म जो सेक्टर हो गया, ये क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर। इसी तरह एजुकेशन, जैसे मान लीजिए आज हम हैं, तो जब अगर हम क्लास में, आपके टीचर्स या आपका स्कूल जो पैसा लेता है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, वो क्या करता है, वो एजुकेशन भी आपका टर्शियरी सेक्टर है। हेल्थ केयर, अगर आप गए, आपका कोई हेल्थ इशू हुआ, या आपके परिवार में किसी का हुआ, जो अगर जो भी हेल्थ फैसिलिटीज हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर में के पास प्रोवाइड की जाती है, वो सब इसी में आता है, हेल्थ केयर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज हैं, इसमें भी बहुत सारे और भी हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये आपका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये 3 सेक्टर्स में है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। आपको बता चुके हैं कि ये मेन रॉ फॉर्म में रहेगा, ये जो प्राइमरी सेक्टर है रॉ फॉर्म में रहेगा, एग्रीकल्चर या एनिमल, ये डायरेक्ट उससे रिलेटेड रहेगा। ये उससे प्रोसेस होकर, अगर आयरन निकला तो उसको प्रोसेस करके हम ट्रक बॉडी बनाएंगे, या कोई भी बस बॉडी बनाएंगे, या कोई चीज स्टील यूटेंसिल्स बनाएंगे, उसमें आयरन का कंटेंट है या अदर कंटेंट उसमें रहते हैं, तो उनको प्रोसेस करके, जो रॉ फॉर्म में मिलते हैं उनको प्रोसेस करके इसमें यूज किया जाता है, तब ये बनते हैं, ठीक है। इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है, रोड बनाना भी क्या है, इसमें सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। ये टर्शियरी हम बता चुके हैं ये सारा। तो इस तरह से आपका ओवरऑल ये हम समझ पा रहे हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपके बुक में पेज नंबर 19 पर ये आपको एक फिगर दिया गया है, ड्रॉ किया गया, पिक्चर ड्रॉ किया गया है, उसमें आपको बताया गया है। और फिर जब अब देखिए कि अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। अब देखिए ये चीज़ क्या बता रहे हैं, ये एक टॉपिक है, इसमें मेन और वीमेन के बीच में ये कंपेयर कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे मेन और वीमेन के बीच में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है और होता है लोअर प्रोफाइल वर्क में। जब वही वुमन जब बहुत अच्छे तरह से स्किल्ड हो जाती है, क्वालिटी एजुकेशन से एजुकेटेड हो जाती है, आप जानते ही आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अच्छे टॉप लेवल पर हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर हो जाए अगर लेडी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाए लेडी, तो दे आर एट पार विद द मेन, with the main counterpart. But when they are in low profile jobs where there is no security, then there is a large amount of discrimination against the women। और ये होता रहा है, धीरे धीरे इसको हटाने का प्रयास है कि बहुत सारे जो लो प्रोफाइल या एवरेज जगहों पर उन्हें उस तरह के ना क्रेश फैसिलिटी है चिल्ड्रन को देखने के लिए, ना उन्हें मैटरनिटी लीव है, या ना अदर फैसिलिटीज नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलर, बिहार गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह से 35% रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि वीमेन को एम्पावर किया जा सके और उन्हें अच्छे पोजीशन दिलाया जा सके। और ऐसा क्यों है, आपका ये बुक भी बता रहा है, और ऑब्वियस है कि ड्यू टू दिस इज कल्चरल बैकवर्डनेस। और शुरुआती जो हमारा, जो हम कहें कि कल्चरल बैकवर्डनेस बेहतर एक वर्ड होगा, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारा शुरू से कल्चर ऐसा रहा कि हम लेडीज़ लोग को घर में ज़्यादा आगे एजुकेशन बाहर में नहीं जाने दिया गया, और इस तरह से इसलिए ऐसा हुआ। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो आपका एक चार्ट है पेज नंबर
21 पर एक चार्ट है, इसमें आपका सेंसस ऑफ इंडिया है और इसमें क्या कहा बताया गया है, ट्रेंड्स इन लिटरेसी रेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। देखिए ये 1951 1961 करके और जो 2011 में सेंसस रिपोर्ट आया है, अभी बीच में अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स आए हैं। हालांकि सेंसस हमारा, आप लोग जान रहे होंगे स्टूडेंट्स, यार नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए कि हमारा सेंसस रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ड्यू टू कोरोना और सम अदर रीजन्स ये डिले हो गया है। अभी 2023 आ चुका है, अब देखिए ये कब तक फुल फाइनल रिपोर्ट आ रहा है। हाँ, बीच में कास्ट सेंसस हुआ है, आप लोगों को पता चला होगा बिहार में। ये सेंसस नहीं है, ये जनगणना नहीं है, ये क्या है बिहार में, गणना है। वो कास्ट में, पॉलिटिकल या अदर रीजन्स में लोग सोशल इक्वालिटी के नाम पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि सारे कास्ट को इक्वी पोजिशन पर लाया जाए। ठीक है, ये सबका अपना एफर्ट है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करती है, अपना देखती है। तो हम लोग को मेन यहाँ कंसिडरेशन है कि हम देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट्स दिया है और एक अच्छा चार्ट है, इसमें मेल है, फीमेल है, रेड से मेल है, फीमेल ग्रीन से है, लाइट ग्रीन, और पर्सन्स मतलब दोनों मेल और फीमेल मिलाकर पर्सन्स में है, उसका दिया गया अलग अलग। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया है। और देखिए जो पेज नंबर 21 पर है, लास्ट में एक पैराग्राफ हम बोल देते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था उसमें कितना था, उसमें तो हालांकि इन्फ्लेशन रेट भी कम था और उसमें 151 करोड़ ये आउटले या एक्सपेंडिचर उसमें एलोकेट किया गया था, जो कि 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया 99,300 करोड़, मीन्स लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ ऐसा था। और फिर बताया गया द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखिए जीडीपी क्या होता है, एक लाइन हम बता देना चाहते हैं। जीडीपी एक जो टर्म है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने बताया था कि आपको एक टर्म आया है पेज नंबर 21 पर, जीडीपी। हम सोच रहे हैं कि जीडीपी के बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें। हालांकि हम जीडीपी और जीएनपी पर एक छोटा वीडियो, इसके साथ कुछ और टॉपिक्स हम इसके बाद बनाएंगे आज के इस वीडियो के बाद, तो वो एक थोड़ा सा और बड़ा आपको इंसाइट देगा। फॉर द टाइम बीइंग हम चाह रहे हैं कि आप इसे नॉर्मली समझ लें। देखिए किसी भी देश का ये जीडीपी क्या होता है, तो जैसे मान ली इंडिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नॉर्मली इसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में चाहिए अगर जानना तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इससे क्या होता है कि कोई भी देश है, मान लिया अपना इंडिया है, ठीक है, तो इसमें जितने गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगा है। मान लीजिए हम लोग गेहूं उपजाएं, धान हुआ, चावल हुआ, या फिर आप गन्ना कहिए या कपास कहिए या कोई दलहन कहिए, पल्सेस कहिए या ऑयल सीड्स कहिए या कोई भी चीज़ हुआ, कोई उपजाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स हो गया, सामान हो गया। या क्लॉथ कहिए, जो क्लॉथ गुड्स हो गया, जो कि कोई भी मटेरियल है जिसे हम फिजिकल थिंग हो गया। तो कोई गुड्स या सर्विसेज क्या हो गया, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाकर विदेश में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सर्विसेज हो गया। या हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉरेन में प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल हेल्थ, कोई डॉक्टर्स हमारे एक्सपर्ट, हाईली एक्सपर्ट जो है या टेक्नोलॉजी में है, वो फॉरेन किसी नेपाल में या फिर बांग्लादेश में या अदर श्रीलंका में या अदर कंट्रीज में जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक टर्म आता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी किसी कंट्री के बाउंड्री में प्रोड्यूस होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आता है और ये सब काउंट होकर के हमारा जीडीपी बनाता है। ठीक है, इससे क्या पता चल पाता है कि हमारा जो इकोनॉमी है, जो टोटल हमारा जो कितना कैपेसिटी है इसका। ठीक है, अगर देखेंगे आगे इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जीडीपी, जीएनपी, एक आप लोग के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे कि इसमें क्या चीज़ है, थोड़ा सा अंतर होता है और इससे कैसे मेजर करते हैं हम किसी देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का या इकोनॉमिक कैपेसिटी का। आपको बता दें यूएसए का कहा जाता है कि जो उसका जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन है। ठीक है, और हमारा जो है इंडिया का लगभग अभी 3 ट्रिलियन है और उससे ऊपर हम लोग बार बार आप प्रधानमंत्री पीएम का कोई भी स्पीच सुनते होंगे, वो कह रहे होंगे हम लोग जल्दी 5 ट्रिलियन अचीव करना चाहते हैं।
इंडिया इज रसिंग टुवर्ड्स बीइंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपका जो बात ये कह रहा है कि हम लोग जीडीपी का पहले क्या करते थे, मात्र 0.64%, एक अच्छा इंडिकेटर है ये जीडीपी का। अगर कोई पहले हमारा 0.64% एक्सपेंडिचर होता हो किस पर, एजुकेशन पर, अब वही बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, अब ये जो है बढ़ा करके कर दिया गया 3.1%। ये कब, 2019-20 में 3.1%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो हमारा जीडीपी का साइज भी बढ़ा, पहले बहुत छोटा ही था, पहले 1950-51 में, और आज हमारा साइज भी बढ़ा है और उसका परसेंटेज भी बढ़ गया है। इसका मतलब कि गुड होलसम अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन एजुकेशन, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए कि इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। एक और आपका ये बता रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, और यही नहीं, आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान ही नहीं, हमारा जो 6 to 14 ईयर्स जो एज के स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए क्या कर दिया गया है, उन्हें उनके लिए ये फंडामेंटल राइट के रूप में दे दिया गया है। उन्हें आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, आप लोगों को जानकारी देते हैं इस चीज़ का, ठीक। फिर आप देखिए कि ये आपको बता रहा है कि बहुत सारे कोर्सेज एलिमेंट्री एजुकेशन में सुधार हुआ है, ब्रिज कोर्सेज लाए गए हैं, मिड डे मील आप जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके गांव में आसपास के एरियाज में बच्चों को बुलाना, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भोजन, दोपहर का भोजन प्रोवाइड करना ताकि उनका न्यूट्रिशन बना रहे, जो कि पुअर फैमिलीज के हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऐसा गवर्नमेंट का है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाए, इसलिए। और एक चीज़ है इस एफर्ट में क्या हुआ है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एक है, बहुत हायर एजुकेशन में आप जब जाएंगे तो एक टर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, आपके बुक पेज नंबर ये 22 पर है, पेज नंबर 22 पर एक टर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, GER हम लिख दे रहे हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है, ये हायर एजुकेशन के लिए एक इंडिकेटर है, बताता है कि कितने लोग हायर एजुकेशन में, मतलब 12th या प्लस में, ग्रेजुएशन या उससे पोस्ट ग्रेजुएशन या टेक्निकल एजुकेशन में या अदर सेक्टर्स में कितने लोग इनरोल हुए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो ये क्या बता रहा है, ये आपका एक डेटा दे रहा है कि 18 to 23 ईयर्स में क्या है, 27% ये रिपोर्ट किया गया है। क्या रिपोर्ट किया गया है कि 18 to 23 ईयर्स जो है इसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि 27% हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। दिस इज एट पार विद द वर्ल्ड और ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। हम लोग इसमें लगभग धीरे धीरे इंटरनेशनली वी आर गेटिंग एट पार, ठीक है। अब ये चीज हो गया। फिर इसमें बता रहा है कि अब एक चीज क्या किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस हायर एजुकेशन में। अब मान लीजिए कि किसी का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मजबूत नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, मान लीजिए कोई भी वजह है जिससे उनको जॉब करना है, आप अपने आसपास में देख रहे होंगे, अपने फैमिली में देख रहे होंगे, हर जगह, तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का सबका कन्वर्जेंस किया जा रहा है। और आज जो हम इस डिजिटल मीडियम से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये भी एक तो एम्पावरमेंट ही है, यही इंडिया का एक रेवोल्यूशन ही है इंडिया में, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 12 में पेज नंबर 22 में आप फिर देखिएगा कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट एंड फैकल्टी, एक लिस्ट दिया गया है। आप देखिएगा कि ये बढ़ते चला गया है, 1950-51 से लेकर के 2019-20 तक ये बढ़ते चला गया है, ठीक है। ये UGC एनुअल रिपोर्ट, तो आप जानिए कि हायर एजुकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, UGC, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। वो इसके लिए, और वो किसके अंडर में काम करता है, तो HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद ये आपका बता रहा है कि कुछ इसमें बात किया गया है कि 3 टर्म है, आपको हम बताते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 पर, और उसके ऊपर में भी बात किया गया, उसमें 3 टर्म्स याद रखिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि जब 1 साल से कम उम्र के बच्चे जन्म के साथ ही, अगर उनका 1 साल अगर जन्म लिए और 1 साल होने से पहले ही अगर डेथ हो गया, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी,
ठीक है, उन सारे बच्चों को इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट करेंगे और उनका डेटा दिया गया है यहाँ पर आपके बुक में, ठीक है। उसके साथ एक बर्थ रेट है। बर्थ रेट क्या है इधर, तो ये कहा गया है कि अगर 1000 पीपल को देखा जाए, ठीक है, किसी भी एक बात देखिए कि इनका जो कैलकुलेशन होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, एक पर्टिकुलर ईयर में कोई भी, अगर आज हम 2023 का बात कर रहे हैं तो जनवरी से दिसंबर तक में ये देखा जाएगा कि इस समय में 1 ईयर में एक फॉर एवरी 1000 पर्सन्स कितने बर्थ हुए हैं। अगर 1000 लोगों को हम देखेंगे तो उसमें कितने बर्थ हुए हैं, उनका एवरेज निकाल करके क्या निकाल, ये बर्थ रेट निकाला जाता है। ठीक उसी तरह से डेथ रेट का भी काउंटिंग होता है फॉर एवरी 1000 पर्सन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टर्म है आपको पेज नंबर 23 पर कौन कौन, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और ये 1 ईयर से कम बच्चे जो इनका डेथ हो जाता है वो सब इन्फेंट में आते हैं और उनका काउंटिंग होता है इसमें। जो आपका बुक जो है डेटा भी दे रहा है, ये क्या दे रहा है कि ये बता रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज कम डाउन फ्रॉम 147 147 से 147 इन 1951 टू 36, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा ये डाउन गया है 147 टू 36 2020 में। और इसके पहले एक बात इसमें एक चीज़ बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखिए इन यहाँ पर एक हम टर्म लिखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या होता है, तो कोई भी आदमी अपने अगर जन्म के समय देखा जाता है कि वो कितना वर्ष जीवन जी पाए, ठीक है, इसको इस चीज को क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो वो भी बढ़ा है इंडिया का, पहले बहुत कम था, आज देखिए आपके बुक में भी दिया गया है कि 69.4 ईयर्स है, ये तो 2016 में ही है। आप देखिए एक चीज, अगर आप करंट से जुड़े रहते हैं, आज चर्चा भी हो रही है कि क्या रिटायरमेंट का एज बढ़ा दिया जाए, 60 ईयर से क्या बढ़ाकर 62 65 कर दिया जाए। तो ये भी चर्चा है, क्यों, क्योंकि हमारा हेल्थ बड़ा अच्छा हुआ है, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हुआ है, हमारा सब बेहतर रूप से हम समझ पा रहे हैं सब कुछ, और इस वजह से ये हमारा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी जो डेटा है 2016 का ये है 69.4 ईयर्स। ये अच्छी बात है कि अगर कोई भी भारत का आदमी लगभग ये इतना लाइफ जन्म के साथ ये समझा जाता है कि लगभग ये जिएंगे लगभग 69.4, मतलब लगभग 70 ईयर्स ये जिएंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वाई, ड्यू टू न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन, ड्यू टू बेटर हेल्थ सर्विसेज, ड्यू टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ड्यू टू बेटर हाइजीन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी, आप समझ गए, बिलो 1 ईयर। और इसी तरह से बर्थ रेट है BR, इसको हम आपके सामने, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। तो 1000 पर फॉर एवरी 1000 इन 1 ईयर ऑफ टाइम इन अ सर्टेन पीरियड, जनरली 1 ईयर ही लिया जाता है। और डेथ रेट भी फॉर एवरी 1000 पर्सन्स इन जनरली 1 ईयर ऑफ टाइम और ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये चीज हो गया। तो इसके बाद आप जाइएगा तो आपके पास एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ग्रास रूट लेवल से कैसा है। ग्रास रूट लेवल से अगर आप जाइएगा तो कहीं भी आपके विलेज लेवल पर देखिएगा कि छोटा सा विलेज लेवल पर एक हेल्थ सेंटर होता है। उसके बाद आपके चार्ट जो दिया गया है, ये पेज नंबर हो नीचे में पेज नंबर 24 पर आपका चार्ट दिया गया है कि देखिए ये क्या बता रहा है कि सबसे पहले हेल्थ सेंटर होता है विलेज लेवल पर, उसके बाद क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक पंचायत में थोड़ा हायर लेवल पर हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो जाता है। जब उससे हायर लेवल में अब चले जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनता है। तो ठीक है, तो एक तो होता है विलेज लेवल पर या पंचायत लेवल पर, फिर उससे ऊपर जाएगा पंचायत लेवल से ऊपर कहाँ, ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल से ऊपर कहाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ऐसे हमारा वो समझाया गया है और ये बता रहा है कि कितने बेड्स हैं, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स कितने हैं, और ये सब बढ़े हैं समय के साथ, ये सब बढ़ा है। ये क्या है, दिस इज अ बेटर इंडिकेटर है कि हमारा हेल्थ सर्विसेज बढ़ा है। और हमारा जो नर्सिंग पर्सनल है इनका एक देखिएगा, एक शॉर्ट टर्म ANM आप नाम हमेशा सुनते होंगे, ANM, RN and RM एंड LHB। तो ANM क्या है आपको बताया भी है, ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइड्स, जो लेडीज हैं जो ANM कहते हैं। इसमें आप आंगनवाड़ी भी हैं, तरह तरह के हैं जो कि मैटरनिटी या चाइल्ड बर्थ में सहायता करती हैं या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने पर रूरल लेवल पर, लोकल लेवल पर मदद करती हैं।
और एक देखिए RN रजिस्टर्ड नर्सेज एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स, ये बिल्कुल हेल्थ प्रैक्टिशनर, मतलब हेल्थ बेसिक लेवल पर, हेल्थ में जो लोकल लेवल है या कहिए कि जो आउटसाइड जोन में है या जिनके पास बहुत आसानी से पहुंच नहीं है हेल्थ, उन्हें उन तक जाकर ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका नाम है, इसलिए इसे ध्यान में दीजिएगा। LHV एक लेडी हेल्थ विजिटर्स, ऑल एक ही कैटेगरी का है, कुछ कुछ लोकल लेवल पर अलग अलग काम है, ठीक है। तो ऐसा है, इसमें बताया गया है कि जो बेहतर स्टेट्स हैं कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला, ये बेटर परफॉर्मर्स है, इनके पास बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे स्टेट्स में भी धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा किया जाए। इसके बाद बताया गया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, और ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा दें थोड़ा सा, कि अनएम्प्लॉयमेंट में ये क्या कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरह का बातें कही गई है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक तो है कि जो बेसिक डिफिनेशन आपका बुक भी दे रहा है, कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब्स। मतलब कहने का कि कोई भी व्यक्ति जो कि चाहता है कि हमको पढ़ लिख कर या कोई स्किल लिया, कोई सेमी स्किल लिया, चाह रहा है कि हमको इतना पर जॉब मिले, अगर उसको इस लेवल का जॉब अवेलेबल नहीं है, वो करना चाहता है, तो उसको क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये बात होगा। तो एक चीज देखिए कि आप बेसिकली आप वर्किंग पॉपुलेशन, हमारा एज ग्रुप क्या होता है, या अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं जो हमारे बुक में पेज नंबर 24 पर है, लास्ट पैराग्राफ में, तो आप इसको जानना चाहिए कि वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या होता है। तो वर्किंग पॉपुलेशन का कितना होता है, जो एज ग्रुप हम लोग मानते हैं जनरली हमारे गवर्नमेंट अप्रूव की है, वो है वर्किंग पॉपुलेशन का एज ग्रुप जो है वो 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। जो कि समय के साथ जब हेल्थ सर्विसेज बढ़ेंगे, हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, स्किलिंग बढ़ेगा, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। जैसे रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने की बात हो रही है, तो अभी फिलहाल यही है, सेंसस के समय में ये सब चीज़ आती है। और इसी में एक तरह का आपको बात किया गया है कि एक सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक बात किया गया है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। अब सीजनल एंड डिस्गाइज्ड क्या है, देखिए ये बिल्कुल एग्रीकल्चर से जुड़ा है। सीजन, कुछ समय में एग्रीकल्चर होता है, मान लीजिए अभी है, तो अभी क्या होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है या मीज वगैरह का होता है। अब कुछ महीने, एक महीना मान लीजिए हो गया कल्टीवेशन, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा कल्टीवेशन करने का, या कुछ उस तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं रहेगा। अगर ये मान लीजिए किसी फैमिली के में 8 मेंबर्स है, अगर ये सारा काम 5 मेंबर से ही हो पा रहा है, हो जा रहा है, और 3 मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं वहाँ पर, वो कोई दूसरे कार्य में नहीं लगे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अगर उस तरह के कहेंगे, उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। मतलब एक तो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, नॉट विजिबल, बट दिस इज अनएम्प्लॉयड। ये दोनों क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो सीजनल हो गया, सीजनल तो आप समझ रहे होंगे, मतलब जब मान लिया एग्रीकल्चर सीजन नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उनके पास कोई वर्क नहीं है। और डिस्गाइज क्या हुआ कि मान लीजिए ओवर जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहेंगे। जो एक्स्ट्रा लोग हैं, आपके बुक में एग्जाम्पल भी है, जो काम 5 लोग कर सकते थे, अगर 8 लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 लोग क्या हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। इस तरह से हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें क्या है कि एक चीज़ बताया गया है कि इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली the unemployment rate is low. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. मतलब ये बता रहा है कि भारत में लो इनकम पर भी लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो एग्जैक्ट उन्हें रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate. मतलब but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. ठीक है, ऐसे भी समस्या है। अब क्या कर रहा है कि द सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। मतलब जो आपका
जो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस पर गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रेस रहता है। ये मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग, इसमें बहुत सारे लेबर एम्प्लॉयड रहते हैं। आप इस बात को जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई भी बच्चे जब आगे तैयारी सिविल सर्विसेज में या कहीं भी देखेंगे तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आज के इंडियन इकोनॉमी के कंसर्न, ठीक है। कि हमारे कॉर्पोरेट्स में नहीं है, ज़्यादा कहाँ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और उसमें कम है। वो लोग तो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो तो बहुत चुन करके स्किल ही लेंगे, सेमी स्किल। इसमें क्या है कि लेसर स्किल लोग भी जाते हैं या इस तरह से, इस वजह से ये ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करता है लेबर को। और लास्टली में एक कहानी दिया गया है, एक स्टोरी ऑफ ए विलेज है, बता रहा है कि कैसे कैसे एक विलेज में अलग अलग फैमिलीज थे, वो अपने प्रोडक्शन अपने यूज़ के उतना ही करते थे। लेकिन क्या हुआ, बीच में एक बच्चा उसमें से उसको भेजा गया एग्रीकल्चर कॉलेज में पास के टाउन में, वो पढ़ के एग्रो इंजीनियरिंग किया। वो आकर क्या किया कि अच्छा प्लॉ बनाया, अच्छा प्लॉ से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से क्या हुआ कि वो सबको बताया, इससे इनकम बढ़ी। और इससे क्या हुआ कि वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो किया, और भी बच्चे और भी फैमिली के लोग इंस्पायर होकर अच्छे अच्छे जगह पर भेजने लगे, और अलग अलग लोग अलग अलग सेक्टर्स में लग गए। और इसमें क्या बता रहा है कि जब बच्चे इसमें जब देखी कि ये इनकम बढ़ गया है और अलग अलग लोग इसमें अलग अलग तरह के रेमुनरेटिव वर्क करने लगे, तब वो लोग जो गांव के लोग थे वो पंचायत से रिक्वेस्ट किए कि हम लोग यहाँ स्कूल खोलिए। तो वो रिक्वेस्ट किए, स्टेट गवर्नमेंट में हायर गया और वहाँ एक स्कूल खोला गया, एक टीचर रिक्रूट हुए वहाँ टाउनशिप पास वाले टाउनशिप से, और इस तरह से वो जो विलेज है वो डेवलपमेंट के पाथ पर चला गया। इसका मतलब कि अगर हम स्मॉल एफर्ट से आगे बढ़े, स्मॉल एफर्ट से, तो हम आगे तक पूरी कम्युनिटी हम एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सब मिलकर इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो जिस्ट है देखिए आपके सामने है, और इसमें हम ये रखें कि कोई भी अपना जो पॉपुलेशन है वो एसेट है, और एसेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें इन्वेस्ट करना होगा। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उसके प्रॉपर बेटर न्यूट्रिशन देनी होगी, हेल्थ केयर में ही इंक्लूडेड है, अच्छे हेल्थ केयर करने पड़ेंगे, उसको स्किलिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, और वो उस तरह से एक अच्छा रिसोर्स, जैसा कि चैप्टर भी कह रहा है, पीपल एज रिसोर्स, दिस विल कम आउट विथ बिकमिंग अ बेटर रिसोर्स। थैंक यू। और इस तरह से आप लोग इस सीरीज में जैसा भी आप बताएंगे, हम बहुत सारे चैनल है, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो सक्सेसिव चैप्टर्स प्लस और भी जो भी आप सब्जेक्ट कहेंगे सब लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।